अरे प्रिया बहू, क्या कर रही है तू? एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। प्रिया जल्दी जल्दी में चाय लाने लगती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। सत्यानाश हो तेरा! इतना महंगा सेट था कप का, पूरा खराब कर दिया तूने। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती से हाथ से छूट गया। अरे क्या गलती से छूट गया? दहेज में तो एक फुटी कौड़ी तक नहीं लाई तू, और अब मेरा पूरा घर बर्बाद करने पर तुली है। कभी नहीं सुधर सकती तू। अब ये कब का नया सेट तेरे मायके वाले ला कर देंगे क्या? माफ कर दीजिए माँ जी। प्रिया एक गरीब घर की लड़की थी और दहेज ना लाने की वजह से नीलम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर अगली सुबह, अब क्या हो गया? ये पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने सुबह ही कहा था उन्हें कि लड़कियों की तस्वीर लेकर घर पर आ जाए। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं। माफ कीजिए बहन जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाया हूँ। अरे वाह! तो फिर जल्दी से दिखाइए। मुझे मेरे छोटे बेटे के लिए तो कोई पैसे वाली ही लड़की चाहिए। बड़े बेटी की बहू ने तो कोई दहेज नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरे छोटे बेटे से बहुत उम्मीदें हैं और इस बार तो मुझे ढेर सारा दहेज चाहिए। ये देखिए बहन जी, ये लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन इसके 3 बहनें और 2 भाई है। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी फैमिली से कहाँ दहेज मिल पाएगा? कोई और दिखाइए पंडित जी। ठीक है बहन जी, ये देखिए, ये पंड्या निवास की बेटी बहुत अच्छी है और ये लोग थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही देंगे। देखिए पंडित जी, मुझे ऐसे वैसे रिश्ते नहीं चाहिए। सीधे सीधे बताइए कि लड़की वाले कितने पैसे देंगे। तो फिर ये देखिए, ये वाला रिश्ता बहुत अच्छा है। ये खन्ना परिवार की बेटी है, एकदम अमीर फैमिली है ये। सिर्फ 2 ही बेटियां हैं और इनके पास आपको देने के लिए दहेज की कोई कमी नहीं होगी। और ये लड़की कौन है? ये अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। खूब धन दौलत है इनके पास, लेकिन मोटापे की वजह से इन्हें कोई पसंद नहीं करता। सच कहूं तो मैंने भी मना कर दिया इन्हें, लेकिन वो लोग तो मुझे जबरदस्ती फोटो दे गए। हाँ तो अच्छा है ना, यही सही है मेरे घर के लिए। और पंडित जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। आखिर इकलौती बेटी है, करोड़ों की संपत्ति भी है। फिर बाकी सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहन जी, आपकी बड़ी बहू तो कितनी सुंदर है, और ये लड़की तो देखने में। मैंने कह दिया ना एक बार, यही लड़की फाइनल कीजिए और अब जाकर लड़की वालों को बता दीजिए। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। मोटी है तो क्या हुआ, पैसे तो है ना उनके पास। बड़ी वाली बहू तो बिना दहेज के आई थी, जिसके कारण हमें गरीबी झेलनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी वहां पर सूरज और गोपाल आ जाते हैं। ये देख सूरज बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़की पसंद की है। इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी भी है और पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अरे वाह भाग्यवान, दिखाओ तो कौन सी लड़की पसंद की है तुमने? अरे क्या माँ आप भी, ये तो पूरी आटे की बोरी जैसी है। ये लड़की कम और भैंस ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो मैं कुंवारा ही रहूं। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है नीलम? अरे ये कैसी लड़की पसंद की है तुमने? हमारा बेटा इतना सुंदर है और इस लड़की को तो देखो। नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। पिताजी एकदम सही कह रहे हैं माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे लिए कोई और लड़की देख लीजिए। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया वही होगा। अगर दूसरी लड़की से शादी करनी है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें इस घर में से एक फुटे कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे क्या माँ आप भी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है और इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मान जा मेरी बात, तेरी शादी इसी लड़की से होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता जाता है और लाख विरोध के बावजूद सूरज की शादी ऋचा से ही करा दी जाती है। फिर शादी के बाद, अरे वाह, मेरी बहू तो सोने से लती हुई है।
इसके गहने देखकर तो ये लगता है कि मेरे पूरे घर के जेवर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सच में ये तो एकदम करोड़पति घर की बहू है। मेरी तो लॉटरी लग गई। हे भगवान, ये मेरी देवरानी है या मोटी भैंस है? पता नहीं मम्मी जी ने सूरज जी को कहाँ फंसा दिया। बेचारा मेरा देवर इस हाथी जैसी औरत के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। फिर अगले दिन उनके घर पर नीलम की सहेलियां आती हैं। अरे माफ कर दे नीलम, मैं तेरी बेटी की शादी में आ ही नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आई हूं ना, तो अपनी नई बहू से मिला दे मुझे। सुना है कि बहुत पैसे वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे उसके पैसों में तो कोई कमी नहीं है। हाँ तो जल्दी बुलाना अपनी बहू को, हम भी उसकी मुंह दिखाई कर लेंगे। आखिर बड़े घर की बेटी है तो वो तो बहुत खूबसूरत भी होगी ना। रुको तुम दोनों, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर नीलम ऋचा को लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हे भगवान, ये बहू है या चलता फिरता हाथी? अगर ये किसी पर गिर गई तो वो आदमी तो वहीं दम घुटकर मर जाएगा। अच्छा आंटी जी, आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे थोड़ा काम है तो वो मैं निपटा कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर ऋचा वहां से चली जाती है और प्रिया वहां पर नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी जी, यह आपकी फेवरेट ब्लैक कॉफी है और आपका मिर्च पकोड़ा जो आपको बहुत पसंद है। अरे वाह प्रिया बेटा, तुम तो हमें अपनी सास की तरह मानती हो। सच में बहुत अच्छी हो तुम। और नहीं तो क्या, अरे इसे तो हमारी पसंद नापसंद तक याद है। सच में बहुत प्यारी हो बेटा। अरे तुम दोनों इससे क्या बातें कर रही हो? जल्दी बताओ मुझे, मेरी छोटी बहू तुम्हें कैसी लगी? मत ही पूछ नीलम। अरे ऐसी बहू लाने से तो अच्छा तेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। अरे ये भी कोई बहू है क्या? तू तो चलता फिरता बुलडोजर लेकर आई है। अरे चुप करो, इतनी भी बुरी नहीं है वो, ठीक ठाक ही है। बस कर नीलम, अरे पैसे की लालच में तो कितनी अंधी हो गई है। देख, तेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर और दुबली पतली है, काम भी फुर्ती से करती है, और तू अपने छोटे बेटे के लिए भैंस जैसी बहू लेकर आई। और सच कहूं तो अच्छा ही हुआ जो हम शादी में नहीं आए। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां पर मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। और नहीं तो क्या। चल सुगंधा, अरे ये तो सिर्फ पैसे ही देखती है। पता चला कि इसे कोई पैसे वाली सहेलियां मिल गई तो ये तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल देगी। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। आखिर इन दोनों को क्या हो गया है? इतनी भी मोटी नहीं है वो। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रही थी। मुझे तो मेरी छोटी बहू बहुत पसंद है। आखिर घर में धन दौलत लाई है तो मुझे बाकी चीजों से क्या मतलब। ऋचा बहू, अरे ओ ऋचा बहू। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? मैंने अपनी ऋचा बहू को बुलाया है, तुझे नहीं। अरे तू तो एक भिखारन है, तो जरा अपनी औकात में रह, क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बहू आ गई है और मुझे तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। नीलम की ये बातें सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर ऋचा आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप सुबह से इतना क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी तो मैं आपके फ्रेंड से मिलकर गई थी ना, तो वापस क्यों बुलाया मुझे? अरे बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, तो मीठे में मूंग दाल का हलवा और पापा जी के लिए खीर बनाना। साथ में लच्छे पराठे, पकौड़ी और चाट भी बना देना। और सूरज को भिंडी का अचार बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो भी बना देना। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाना। ओ माय गॉड मम्मी जी, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वैसे भी मुझे अभी ग्रीन टी चाहिए, सर फट रहा है मेरा। और ये कहने के लिए मैं आपके पास अभी आने ही वाली थी कि उतने में आपने ही मुझे बुला लिया। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ। हाँ तो उसमें क्या हो गया, सास ही हो ना, थोड़ी ना किसी देश की महारानी हो। मुझे सब पता है, आपने मेरे पापा के साथ जबरदस्ती की है।
और मेरी शादी अपने बेटे सूरज से करवाई है, तो मेरी फरमाइशें आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। देखिए, मेरे घर में तो नौकरों की लाइन लगी रहती थी, और यहाँ पर तो एक बस दीदी है जिनसे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन आपको मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर लानी ही होगी, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी, और जितना उन्होंने आपको दहेज दिया है वो सब वापस लेने के लिए कहूंगी। अरे नहीं बहू, तू तो बुरा मान गई। रुक जा, मैं ही बना देती हूँ तेरे लिए ग्रीन टी, और साथ में मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय भी बनाती हूँ। फिर नीलम रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाने लगती है। क्या दिन आ गए हैं, मैंने तो एक कप चाय मांगी थी और उल्टा मुझे ही वापस ग्रीन टी बनाने के लिए भेज दिया। अगर ये करते हुए मुझे प्रिया बहू ने देख लिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे मम्मी जी, आपको रसोई में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको जो चाहिए मुझे कह देती ना, मैं ला कर देती आपको। नहीं नहीं, तू तो कपड़े धो रही थी ना, तो सोचा कि खुद ही बना दो। इतने दिनों तक मम्मी जी ने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा, फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया? जरूर कोई बात है। और ये ग्रीन टी तो मम्मी जी पीती भी नहीं है, फिर ये किसके लिए बना रही है? फिर नीलम ग्रीन टी लेकर रचना को देती है। हे भगवान, ग्रीन टी पीने से तो शरीर फिट रहता है, लेकिन इस भैंस जैसी ऋचा के साथ तो कुछ अलग ही लग रहा है। अच्छा हुआ जो मैं ग्रीन टी नहीं पीती, मेरी पतली कमर ही ठीक है, वरना एक ग्रीन टी पीकर तो मेरी कमर भी इसकी जैसी फूल जाएगी। फिर शाम होते ही ऋचा अपने बेडरूम में चली जाती है। देखिए सूरज जी, हमारे बीच अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है, तो पहले हम थोड़ी बात करेंगे, तभी जाकर हमारा रिश्ता गहरा बनेगा। देखो ऋचा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी तो मेरी माँ की जिद के कारण हुई है, इसलिए मुझसे पति जैसे प्यार की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। मैं तुम्हें पत्नी के सारे कानूनी अधिकार जरूर दूंगा, पर बेडरूम में हम दोनों बस अजनबी ही रहेंगे, और ये शादी सिर्फ दुनिया के सामने ही दिखेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सूरज जी? ये कदम मैंने दबाव में उठाया है, और मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर सूरज सोच आता है, ये सब कुछ मम्मी जी के कारण ही हुआ है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं हार नहीं मानूंगी और चुप भी नहीं बैठूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ऋचा उसके छोटे मोटे सारे काम नीलम से करवाती है। फिर एक शाम, चलो ना ऋचा, अभी भरपेट नाश्ता हो गया है, तो सुबह के लिए कुछ सब्जियां और बाकी छोटे मोटे सामान लेकर आते हैं। बगल में ही एक शॉप है, वहां से चलकर ले आते हैं। फिर उसके साथ बाकी की थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं थोड़ा भी चलूं तो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ऑनलाइन कर दूंगी ना, घर पर आकर वो डिलीवर कर देंगे। अरे नहीं ऋचा, बगल में ही तो है वो शॉप, और थोड़ा ही चलना है। वैसे भी खाना खा लिया है ना, तो उसके बाद थोड़ा चलना अच्छा रहता है। ऊपर से तुम्हारा वजन भी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए तुम्हारे लिए तो चलना बहुत अच्छी बात है। फिर आते समय हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, और ऐसे करते करते टाइम पास भी हो जाएगा, और साथ में वॉकिंग भी हो जाएगी। देखिए दीदी, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ाए। अगर मुझे अपने मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो घर के बाहर कार और ड्राइवर की लाइन लगी रहती थी, इसीलिए यहाँ पैदल चलना मेरी बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप खुद ही चले जाइए। देखो ऋचा, देवर जी ने अब तक तुमसे बात नहीं की है, इसीलिए थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दो, ताकि देवर जी तुम्हें पसंद करें और अपना ले इस शादी को। देखिए भाभी, ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, इसलिए आप इसके बीच में आइए ही मत। और अब मुझे नींद आ रही है, तो सोने जा रही हूं मैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक शाम, अरे मम्मी जी, थोड़ा यहाँ आकर मेरी मदद कर दीजिए।
मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़ी मालिश कर दीजिए ना। ये तो क्या बोल रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ, तो मैं तेरे पैर कैसे दबा सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती मम्मी जी। देखिए, यहाँ पर मेरा कोई नौकर नहीं है, तो ये काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दीदी मुझसे बड़ी है, तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। और अगर आप मेरी मदद नहीं करोगी, तो मैं ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और साथ में मैंने लाया हुआ दहेज भी लेकर जाऊंगी और मैं आप पर केस भी कर दूंगी दहेज लेने की जुर्म में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो बहू, हम एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी धमकी मत दो बेटा। मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दीजिए। अगर आप चुपचाप मेरे पैर नहीं दबाओगे, तो मैं अपने वकील को फोन कर दूंगी और जो करना पड़े वो सब कर दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं सारी बातें मानूंगी, लेकिन पुलिस केस मत करना बेटा। तभी वहां पर प्रिया आती है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, यहाँ पर इतना शोर क्यों है? सब ठीक तो है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम दोनों बस बातें कर रही थी और ऋचा मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी, और कुछ नहीं। तुम जाओ और रसोई में जाकर काम देखो, बहुत काम पड़ा है वहां पर। मम्मी जी जरूर कुछ छुपा रही है। ऋचा ने तो कुछ बड़ा कहा है, पर क्या कहा होगा? मुझे तो ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दिया। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हो रही थी? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पैसों की लालच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अब मैं किससे जाकर कहूं कि मेरी बहू मेरे साथ नुकरों जैसा व्यवहार करती है? अगर मेरी सहेली या बड़ी बहू को पता चला, तो वो लोग तो मुझ पर हंसने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना। अरे भाग्यवान, खुद से ही क्या बातें कर रही हो? जल्दी से मुझे एक कप चाय बनाकर दे दो। नीलम अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए वो गोपाल को कोई जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ नीलम, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, कब से चाय मांग रहा हूं मैं तुमसे, और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही हो। जी क्या हुआ? और आप कब आए? और इतना चिल्ला के क्यों बातें कर रहे हो? अरे मैं कब से तुमसे एक कप चाय ही मांग रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं कब आया? अरे ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हो तुम? जी कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी परेशान थी। तो मुझे बताओ ना कि आखिर परेशानी क्या है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले डब्बे कैसे हो गए? रात भर सोई नहीं क्या तुम? क्या बताओ जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये ऋचा बहू तो मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार करती है, मुझसे नौकरों जैसे काम करवाती है वो। दहेज की लालच में आकर मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए तो मैं कहता था। तो अब देखो, हमारी बड़ी बहू दहेज नहीं लाई थी, फिर भी कितनी सुंदर और सुशील है, सारी बातें मानती है, और तुमने उसे हमेशा दबा कर रखा। और अब तुम्हें पता चल रहा है कि जब तुम्हारे साथ कोई रूखा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है। ये गड्ढा तुमने खुद ने खोदा है, तो इसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो मुझे दहेज के केस में जेल भेजने की धमकी देती है, तो अब मैं क्या करूं? अब जो करना है करो। दहेज लिया है तो जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा, तो वो तो हमें कुछ भी नहीं कर सकती। गोपाल की बातों से नीलम और परेशान हो जाती है। फिर एक दिन ऋचा की सहेलियां घर पर आती हैं। अरे वाह, तुम दोनों मुझसे मिलने कितने दिनों बाद आई हो। बताओ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, लेकिन क्या तुम भी? तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और तुमने हमें अभी तक पार्टी भी नहीं दी है। इसीलिए सोचा कि आज तुम्हारे ससुराल ही आकर पार्टी ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे ऋचा, नौकरों से कहकर मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भी बनवाना। हाँ बाबा, मैं अभी बोलकर आती हूँ। फिर ऋचा नीलम के पास जाती है। देखिए मम्मी जी, मेरी फ्रेंड्स आई है घर पर, तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। और हाँ, एक ब्लैक कॉफी भी बना दीजिए, और सब लेकर मेरे कमरे में आइए। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू,
तेरे फ्रेंड्स आए हैं तो तू खुद ही जाकर बनाना, मुझसे क्यों कह रही है? लगता है आप भूल गई मम्मी जी कि मैंने आपसे पहले क्या कहा था। इतना कहकर ऋचा वहां से चली जाती है और नीलम भी उदास होकर रसोई में चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये ऋचा मुझसे और क्या क्या करवाएगी, और मैं हूं कि चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। तभी वहां पर प्रिया आती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कह देती ना, मैं बना देती आपके लिए। और आप ये ब्लैक कॉफी क्यों बना रही हो? आप तो ऐसी कॉफी कभी नहीं पीती, तो फिर ये किसके लिए बना रही हो आप? अरे कुछ नहीं बहू, मैं बस बना रही हूँ। तू जा, जाकर दूसरा कोई काम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं। पर आप बताइए ना, आप ये किसके लिए बना रही हो? और आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? कई दिनों से देख रही हूँ मैं आपको। आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती, हमेशा चुपचाप रहती हो। आखिर क्या हुआ है आपको? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ ठीक से व्यवहार कभी नहीं किया, हमेशा तुझ पर गुस्सा किया। और अब भगवान मुझे उसी का फल दे रहा है। पैसों की लालच में आकर मैंने रीचा को इस घर की बहू बनाया, और अब वो मुझे जेल भेजने की धमकी देती है। और ये चाय और नाश्ता मैं उसी के लिए बना रही हूँ, और ये ब्लैक कॉफी भी, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स आए हैं घर पर। नहीं मम्मी जी, आप कुछ भी नहीं बनाएगी, आप जाइए यहाँ से। मैं हूं ना, मैं बना दूंगी सब कुछ। मेरे होते हुए आप काम करें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू कितनी अच्छी है बहू, पर मैंने आज तक तेरे साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि तू दहेज में कुछ भी नहीं लाई। और अब भगवान जी मुझे मेरी इसी की एक ही सजा दे रहे हैं। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है और प्रिया खुद चाय नाश्ता लेकर ऋचा के कमरे में चली जाती है। ये देखो ऋचा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए चाय और नाश्ता बनाया है, और ये ब्लैक कॉफी भी है। वैसे आप कौन हैं? ये मेरी जेठानी है। अच्छा तुम लोग बातें करो, तब तक मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। अरे वाह ऋचा, तेरी जेठानी तो एकदम कमाल की निकली। हमारे लिए उन्होंने चाय नाश्ते का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन तेरे घर में कोई नौकर नहीं है क्या? हाँ ऋचा, अरे तेरे मायके में तो कितने नौकर चाकर थे, फिर ससुराल का ये हाल क्यों है भला? यहाँ पर कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं यार, यह सारे काम मेरी जेठानी ही करती हैं, और जो कोई काम बचता है वो मम्मी जी करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करती। वाह यार, तू तो एकदम लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला है। नहीं तो एक वो वर्षा है, उसके ससुराल वाले उसे आए दिन पीटते मारते, और वो लोग उससे नौकरों जैसे काम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में तो तू एकदम लकी निकली जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वो तो है। चलो, अब हम चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्लास भी तो जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। देखना तुम दोनों, दीदी खाने के लिए कुछ और बना कर लाएगी, तो तुम दोनों उसे खाकर ही जाना। नहीं यार, अगली बार आएंगे तो पक्का खाकर जाएंगे, पर इस बार नहीं, वरना देर हो जाएगी। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखना। फिर खुशबू और रेनू वहां से चली जाती हैं, और थोड़ी ही देर में प्रिया वहां पर खाना लेकर आती है। अरे, तुम्हारे फ्रेंड्स चले भी गए, लेकिन मैं उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। तुमने उन्हें रोका नहीं क्या? नहीं दीदी, उनकी एक्स्ट्रा की क्लास थी, लेकिन कहकर गई है कि अगली बार खाकर जाएंगी। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? मैंने तो मम्मी जी से कहा था ना कि वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ऋचा? ये काम हमारा है, और इसे हम ही करें तो अच्छा लगता है। इसे मम्मी जी से काम करवाना ठीक नहीं है ना, वो हमसे बड़ी हैं। वो सब मैं नहीं जानती दीदी। अगर मैंने ये बात मम्मी जी से कही थी तो ये सब उन्हें ही बनाना चाहिए था ना, उनका काम वही करती तो अच्छा रहता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ऋचा? आखिर वो हमारी सास है, इस तरह से उनसे काम करवाना सही नहीं है। तो उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो सही है क्या? जब सूरज जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे
तब उन्होंने जबरदस्ती मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे सूरज जी ने आज तक मुझसे एक बात भी नहीं की है, और वो मुझे कभी पत्नी का दर्जा देंगे भी नहीं। इसीलिए मैं मम्मी जी पर बहुत गुस्सा हूँ। देखो ऋचा, वो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। इसीलिए तुम अपनी ये जिद और पागलपन छोड़ दो। हम दोनों बैठकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। इस पर कोई हल नहीं निकलेगा दीदी। मैं उनसे सच में प्यार करने लगी हूँ, पर मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। तुम चिंता मत करो ऋचा, मैं देवर जी से बात करूंगी और तुम्हारी इस डूबती नैया को किनारे जरूर लगाऊंगी। सच में दीदी? हाँ ऋचा, भरोसा रखो मुझ पर। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। फिर शाम के समय जब सूरज ऑफिस से घर लौटता है, तभी क्या हुआ देवर जी? आज आप बहुत थके थके से लग रहे हो। कुछ नहीं भाभी, बस ऑफिस में आज ज्यादा काम था, इस वजह से सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। प्लीज पानी ला कर दीजिए ना। हाँ हाँ, रुक जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर प्रिया पानी लेकर आती है। आप चिंता मत कीजिए देवर जी, मैं रीचा से कहकर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनवा देती हूँ। फिर उसके हाथ की चाय पीते ही आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? मुझे रीचा के हाथ की कोई चाय नहीं पीनी, और अगर चाय पीनी है तो आप ही बना दीजिए, वरना मैं वो चाय पीऊंगा ही नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? रीचा आपकी पत्नी है, और अगर आप ही उसके हाथ की चाय नहीं पियोगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी ना। नाइंसाफी उसके साथ नहीं, मेरे साथ हुई है भाभी। शुरू से ही मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर मम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और उस भैंस को मेरे गले बांध दिया। पर मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। पर आखिर क्या बात है देवर जी? उसकी बोली विचार आपको पसंद नहीं आई क्या? बोली विचार तो सब ठीक ही है भाभी, पर उसका वजन तो देखो। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैंने पैसों की लालच में आकर आटे की बोरी से शादी कर ली और भैंस के साथ सोते सोते पापड़ बन जाऊंगा। वैसे वो लोग भी गलत नहीं कहते भाभी। ऋचा का वजन 100 किलो से भी ज्यादा है, और मेरा वजन सिर्फ 65 किलो है। अब आप ही बताओ, कहाँ से हमारी जोड़ी जमती है? मम्मी ने तो मुझे फंसा दिया है। पर अगर उसका वजन कम हो जाए तो तब तो खुशी की बात होगी ना भाभी, और तब मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। पर उसका एटीट्यूड तो देखो, वो खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती, और यही बात हमेशा मुझको गुस्सा दिलाती रहती है। मेरे दोस्तों की पत्नियों को देखो, कितनी मॉडर्न है वो, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। और मेरी पत्नी को देखो, वो तो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं लगती। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी ऋचा को बिल्कुल स्लिम और फिट बना दूंगी। पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप उसे पत्नी का दर्जा देंगे और उससे प्यार से बात करेंगे। ये नामुमकिन है भाभी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं उसे वो सारे अधिकार दूंगा जो एक पत्नी का पति पर होता है। ठीक है देवर जी, पर आप उससे थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसे भी लगे कि आप भी उससे प्यार करने लगे हों। और तब जाकर वो आपके लिए बदलने की पूरी कोशिश करेगी। फिर उसके बाद आप सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। फिर एक सुबह 5 बजे रीचा उठकर प्रिया के पास आती है। कितना समय हो गया है भाभी, और आप होके अभी तक सो रही हो। जल्दी चलिए ना, हमें वॉकिंग पर भी तो जाना है। लेकिन रीचा, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, और हम रोज तो वॉकिंग पर 6 बजे जाते हैं ना। वो तो है भाभी, पर अब तो मैं और मेहनत करना चाहती हूँ। आपकी बदौलत एक महीने में मैंने पूरे 10 किलो वजन कम कर लिया है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि पूरी तरह से स्लिम और आपकी तरह पतली कमर वाली बनूं। आपको पता है, अब तो सूरज जी भी मुझसे प्यार से बातें करने लगे हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना मम्मी जी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तभी वहां पर नीलम आती है। रीचा बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम हर रोज इतनी जल्दी उठती हो, वॉकिंग पर जाती हो, योगा करती हो, और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ बहू, पर आज तक कभी समय ही नहीं मिला। तुम्हारा डाइट रूटीन इतना टाइट है, सुबह वॉकिंग, फिर योगा, फिर डांस क्लासेस,
और घर पर सिर्फ घास फूस खाती रहती हूँ। और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं मम्मी जी। जो बीत गया सो बीत गया। हम तो अब बस आगे पर फोकस करेंगे। और आपने जो कुछ भी किया बस लालच में किया। लेकिन ध्यान रखिए, रिश्ता दहेज से नहीं, प्यार से चलता है। दहेज तो आता जाता रहेगा, पर हर रिश्ते में प्यार बना रहना चाहिए। अच्छा अब बस करो, बहुत इमोशनल बातें हो गई। अब जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वहां से आकर तुम्हें योगा भी तो करना है। पूरा दिन का टाइट रूटीन ही तुम्हारा। हाँ भाभी, चलिए। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है और रीचा अब पतली कमर वाली खूबसूरत बहू में बदल चुकी थी। भाभी, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये पहले वाली ऋचा है। ये तो पूरी तरह जीरो फिगर वाली मॉडल ऋचा बन गई है। मेरे फ्रेंड्स की जितनी भी पत्नियां हैं, उनमें तो सबसे सुंदर ऋचा ही लग रही है। आखिर ये वादा किसका था? मेरा ही था ना। तो देखिए, आपकी मॉडल पत्नी को आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच भाभी। अब बहुत अच्छी हो। आपने हमारे घर को बसाया है। अरे बस भी कीजिए देवर जी। सारा प्यार मुझ पर ही लुटा देंगे तो ऋचा के लिए क्या बचेगा? वैसे भी मुझ पर प्यार लुटाने के लिए आपके भैया है मेरे पास। और आप तो अपना सारा प्यार बस ऋचा पर लुटाइए। प्रिया की ये बातें सुनकर ऋचा और सूरज दोनों हंस पड़ते हैं। सच में भाभी, सूरज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो शायद हम दोनों अलग हो जाते। आपने ही हमें सही रास्ता दिखाया और इसी वजह से आज हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुंचा है। फिर उस दिन के बाद से ऋचा एक पतली कमर वाली आत्मविश्वासी लड़की बन जाती है और सूरज के साथ वो खुशी से रहने लगती है। देख बेटा, तेरी बहन अब 20 साल की हो गई है, तो तू उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश क्यों नहीं कर लेता? अगर आज तेरे पिता जिंदा होते तो निशा की शादी अब तक हो चुकी होती। ये आप क्या कह रही हो माँ? हमारे ऊपर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब उस पर ये निशा की शादी, इतने पैसे कौन देगा भला? जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। मोहन बेटा, तू ही अपने भाई को समझा देना। तेरी बहन अब बड़ी हो गई है। अगर समय पर शादी नहीं हुई तो कितनी गलत नजरें पड़ेगी उस पर। देखिए माँ जी, आप तो दिन भर खाट पर पड़ी रहती हो और हम सबको हुक्म देती रहती हो। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र होती तो उसके लिए कहीं पैसे जमा करके रख देती ना। फिर उन्हीं पैसों से हम उसकी शादी करवा देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? आखिर वो तुम्हारी ननंद है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बस कीजिए माँ जी, आपकी यही बात सुन सुनकर हमारी जिंदगी नरक बन चुकी है। हम पर हमेशा आपका ही हुक्म चलता रहता है। लेकिन अब बस कीजिए, कोई शादी के बारे में कोई शब्द भी मत बोलिए। गुस्से में सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर बाद में, देखो जी, माँ जी कुछ भी कहें, पर हमें इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। निशा की शादी हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ने जो कर्ज छोड़ा है, उससे ही हमारे सारे अरमान बुझ गए हैं। और उस पर यह शादी करके मैं और कर्जे में नहीं डूबना चाहती। तुम सही कह रही हो सुजाता, मैं भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ, भैया भाभी तो निशा की शादी कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप भी इस मामले में मत पड़िए। हाँ कोमल, सही कह रही हो तुम। मैं भी उसकी कोई झंझट नहीं चाहता। जो होगा सो देखा जाएगा। आखिर शादी का इतना खर्चा कौन उठाएगा? और वैसे भी अगर निशा ने शादी कर ली तो हमें माँ के लिए एक आया रखनी पड़ेगी, जो उन्हें उठाए, समय से खाना खिलाए और घर और किचन का काम संभाले। अगर निशा ही चली जाएगी तो ये सब कौन करेगा? इसलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते। आखिर घर बैठे बैठे हमें फ्री की नौकरानी मिल रही है, तो हम उसे भला क्यों खो दे? हाँ कोमल, ठीक कह रही हो तुम। ऊपर से हमारी कमाई भी इतनी नहीं है कि एक शादी की झंझट उठा सके हम। मुश्किल से 2 वक्त का खाना चल पाता है, तो उस पर ये आया नौकरानी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। जाने दो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर अगली सुबह
अरे ओ निशा, कब तक रसोई में लगी रहोगी? सारा काम खत्म हो गया या अब भी कुछ बाकी है? जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आओ। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ चटपटा बनाकर दे देना। एक काम करो, आलू चाट कर ही बनाकर दे दो मुझे। जी भाभी, अभी बनाकर लाती हूँ मैं। और हाँ, ज्यादा समय मत लगाना, सर दर्द कर रहा है मेरा। जी भाभी, मैं तुरंत बनाकर लेकर आऊंगी। बस 10 मिनट दीजिए मुझे। फिर निशा रसोई में चली जाती है और देखती है तो पूरा किचन बिखरा पड़ा रहता है। बर्तन भी बहुत गंदे होते हैं। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही सारे बर्तन धुलकर रखे थे। फिर इतने सारे बर्तन कैसे हो गए यहाँ पर? भाभी को चाय देनी है, कोमल भाभी के लिए खाना भी बनाना है। और यदि देर हुई तो वो दोनों मुझ पर गुस्सा कर देगी। जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ, तभी आगे कुछ बना पाऊंगी मैं। फिर जल्दी जल्दी में निशा सारे बर्तन धोने लगती है और उसी में कुछ समय बीत जाता है। मैंने उससे 1 कप चाय मांगी थी और अभी तो पूरा आधा घंटा निकल गया है और अभी तक चाय नहीं आई मेरी। रुको, अभी उसकी खबर लेनी पड़ेगी मुझे। लगता है ये लड़की किचन में जाकर सो गई है। अरे हमारी बातों से उससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता शायद। चलिए भाभी, अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। इतना कहकर वो दोनों रसोई में चली जाती हैं। क्या चल रहा है निशा तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा था कि चाय लेकर आओ, और अब कितना समय हो गया है? पूरा आधा घंटा निकल गया है, तो अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं बनी? माफ कीजिए भाभी, दरअसल रसोई बहुत गंदी थी। एक बर्तन भी साफ नहीं था, इसीलिए मुझे पहले सारे बर्तन धोने पड़े। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आप दोनों को चाय नाश्ता बनाकर देती हूँ। बस कुछ और समय दीजिए मुझे। अरे कितना झूठ बोलती है तू। भाभी, किचन में एक भी बर्तन गंदा नहीं था। मैं खुद यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आकर गई थी। अच्छा, तो तुम काम नहीं करने का बहाना बना रही हो ना? रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ तुम्हें। फिर सुजाता निशा को एक थप्पड़ मारती है। देखो निशा, अगली बार भी अगर मैंने कुछ कहा और तुमने समय पर काम नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। अगली बार से इसने अगर कुछ ऐसा ही किया तो इसका हाल हम और बिगाड़ देंगे, और तभी जाकर इसकी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और निशा चुपचाप रसोई में काम में जुट जाती है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी भाभी मुझे हमेशा गलत समझती है और मार बैठती है मुझे। फिर रसोई का सारा काम निपटा कर निशा अपनी माँ के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटी? सुबह से दोपहर हो गई और तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं क्या? और तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा है? भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा माँ। हे भगवान, तू इतना क्यों सहती है बेटी? ये लोग इंसान नहीं है, जानवर है जानवर। अरे तू इन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्यों सहती है इतना? नहीं माँ, मैं भाई और भाभी को कोई जवाब नहीं देना चाहती। अगर मैं इन्हें कुछ कहूंगी तो मेरा गुस्सा वो आप पर निकाल देगी, और वो लोग तो अपने ही है ना। मेरे साथ जो भी करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप तो ठीक हो ना? बस यही सोचकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता नहीं भगवान जी मेरी भोली भाली बेटी को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। मेरी दोनों बहुएं इतनी चालाक और लोमड़ी जैसी हैं कि वो तुम्हें जीने तक नहीं देती। पता नहीं तुम्हारी तकलीफ कब खत्म होगी बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ। कल शुक्रवार था ना, तो मैं कल मंदिर चली गई थी। आपको पता है, जब भाभी शॉपिंग पर जाती है तब मैं चुपके से मंदिर चली जाती हूँ और पुजारी जी की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटी। एक ना एक दिन भगवान जी तुम्हारी जरूर सुनेंगे। आखिर प्रार्थना करने के अलावा और हम क्या ही कर सकते हैं। तभी कुछ समय बाद पंडित जी घर आते हैं। राम राम सुजाता बहू और कोमल बहू, सब ठीक तो है ना? जी पंडित जी, लेकिन आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं अभी निशा से कहकर आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवा देती हूँ। नहीं बहू,
मुझे चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर निशा बिटिया के लिए आया था। मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अमीर खानदान का है, और उन्हें सीधी सादी गांव की लड़की चाहिए। और तो और वो लोग दहेज भी नहीं लेंगे। ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? हमने तो आपको निशा के लिए रिश्ता देखने के लिए कभी भी नहीं कहा। फिर आप यहाँ पर ये रिश्ता लेकर क्यों आए हो? और हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम उसकी शादी नहीं कराएंगे। तो फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? चले जाइए आप यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? वो बड़ी हो गई है और वक्त पर शादी कराना ठीक रहता है। उसके पिता भी नहीं है और माँ तो खाट से उठती भी नहीं। तो उसकी शादी की जिम्मेदारी तो तुम्हारी और कोमल की बनती है ना। देखिए पंडित जी, इतना सोचने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो घर और माँ की देखभाल कौन करेगा? हमसे तो ये सब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृपा करके यहाँ से चले जाइए। अरे एक बार लड़की की फोटो तो देख लो। लड़का बहुत ही सुंदर है और वो लोग तो दहेज भी नहीं लेंगे, शादी भी वही करवाएंगे। तो फिर आप दोनों को क्या दिक्कत है? देखिए पंडित जी, वो लोग दहेज ले या ना ले, लेकिन हम उसकी शादी नहीं कराएंगे। और अब आप यहाँ से जा सकते हो। पंडित जी उदास होकर वहां से चले जाते हैं और तभी उन्हें सुनेना मिलती है। अरे पंडित जी, आप लीलावती बहन जी के घर क्या करने गए थे और आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब मैं आपको क्या बताऊं, ये दोनों बहुएं एकदम लालची और चालाक है। बेचारी निशा से हमेशा नौकरानी की तरह काम कराती रहती है। और आज मैंने उसके लिए एक सुंदर और अमीर लड़के का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन इन दोनों ने तो साफ मना कर दिया और कह रही है कि वो उसकी शादी कभी नहीं कराएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो पंडित जी। ये दोनों तो केवल पैसे और आराम में ही खुश रहती है। निशा दिन भर काम करती रहती है और फिर भी ये दोनों उसे हमेशा मारती रहती है। और इसीलिए मैं उसका भला करने के लिए ये रिश्ता लेकर आया था। वो बेचारी तो मंदिर में भी मेरी बहुत मदद करती है और उसके बाद तो घर आकर भी कितना काम करती है। भगवान जी इतनी भली बच्ची के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपने लाया हुआ रिश्ता बहुत अच्छा है, पर आप चिंता मत कीजिए। हम इतनी आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए बहन जी, अगर आप निशा की शादी कराओगी तो वो बच्ची खुश रहेगी और उसका थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी। इस रिश्ते के लिए मैं इन दोनों बहुओं से हाँ करवा के ही रहूंगी। ठीक है बहन जी, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पर वो दोनों बहुएं बहुत चालाक है। तो आप ऐसा क्या करोगी? आप मुझे कोई और फोटो दीजिए जो विकलांग और बदसूरत हो। हाँ, एक फोटो तो है। वो लड़का विकलांग है पर अरबपति है। तब तो हमारा काम बन ही जाएगा। फिर सुनैना वो फोटो लेकर सुजाता और कोमल के पास चली जाती है। अरे क्या कर रही हो सुजाता बहू? और ये क्या, इतनी दुबली पतली लग रही हो तुम। ढंग से खाना खाती नहीं क्या? कैसे खाऊं काकी जी? दिक्कत यही है कि घर में माँ जी बीमार पड़ी हैं और उनकी सेवा करते करते मेरा ये हाल हो गया है। मुझे तो ठीक से आराम तक नहीं मिल पाता। और नहीं तो क्या, अब आप तो देख ही रही हो कि हम दोनों दिन भर माँ जी की कितनी सेवा करती हैं। ऊपर से हम दोनों पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। निशा तो ननंद है ना, तो हम तो बस उसे थोड़ा बहुत काम सिखा देते हैं, वरना इसे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता, जिस वजह से हम दोनों को ही सारा काम करना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा आइडिया सोचा है। क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ ना, इसीलिए तुम्हारे पास कुछ उपाय लेकर आई हूँ। अरे वाह काकी जी, जल्दी बताइए ना कि आखिर क्या आइडिया है। तुम दोनों निशा की शादी करा दो। ये आप क्या कह रही हो काकी जी? अगर हम निशा की शादी करा देंगे तो घर के सारे काम कौन संभालेगा? माना कि वो सारा काम नहीं करती, पर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देती है ना वो। और हमारे ऊपर कितने सारे खर्चे हैं, तो उसमें हम निशा की शादी नहीं करा पाएंगे। अरे बहू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो।
ये फोटो देखो, ये एक विकलांग आदमी है और इसकी उम्र करीब 50 साल की है। और ये आदमी इस उम्र में शादी करना चाहता है ताकि इसकी देखभाल हो सके। अरे इसकी तो करोड़ों की संपत्ति है। पर तुम दोनों अगर निशा की शादी उससे करा दोगी तो तुम्हारी तो लॉटरी निकल जाएगी। पर वो तो विकलांग है ना, तो उससे शादी करा के हमारी लॉटरी कैसे निकलेगी? अरे तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही। डॉक्टर कहते हैं कि वो कभी ठीक नहीं होगा और ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। और ऐसे में तुमने अगर निशा की शादी उससे करा दी तो थोड़े ही दिनों में वो मर जाएगा और उसकी सारी संपत्ति निशा की हो जाएगी। फिर निशा मालकिन बनकर करोड़ों की हकदार बन जाएगी और निशा मालकिन यानी तुम दोनों मालकिन। अब तो समझी ना मेरी बात को? अरे वाह, सच में अगर ऐसा हो गया तो हम तो यहाँ पर बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे। मैं भी ऐसी गरीबी से बाहर आना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ काकी जी। बस जल्द से जल्द ये रिश्ता तय कर दीजिए। एक बार वापस सोच लो। पहले तो तुमने मना किया था ना, पर अब मौका आ गया है वापस। और मैं तुम दोनों पर किसी भी तरह का जोर नहीं डाल रही। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम दोनों को फंसा दिया। अरे नहीं काकी जी, आप तो हमेशा हमारी भलाई ही सोचती हो, इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये रिश्ता आप पक्का कर दो। निशा की शादी तो हम इससे ही कराएंगे, पर ये तो हम तय कर रहे हैं ना। अगर निशा ने इस शादी के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? उसकी भी चाबी है मेरे पास। मैं जैसा बोलूंगी वो वैसा ही करेगी। चलो अच्छा है, फिर मैं जल्दी ही लड़के वालों को बता देती हूँ। फिर कुछ ही दिनों में वो लोग रिश्ता लेकर आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस रिश्ते के लिए तो मेरे पति भी मान जाएंगे। कोई सवाल नहीं उठाएंगे वो दोनों। सुनैना मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। इन लालची लोगों को कैसे सबक सिखाना है ये तो बस मुझे ही पता है। अब आगे आगे देखते जाओ। सुनैना की बातें सुनकर सुजाता और कोमल बहुत खुश होती हैं। वाओ कोमल, जैसे ही निशा और उस विकलांग की शादी हम करा देंगे तब हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। और मैं अपने लिए एक डायमंड का सेट खरीद लूंगी। मेरी सहेली के पास भी एक सेट है जो दिखाकर वो मुझे बहुत चिढ़ाती रहती है। और अब तो मैं भी डायमंड का हार पहनूंगी और मैं भी चिढ़ाऊंगी उसे। हाँ दीदी, फिर मैं भी अपने लिए एक डायमंड का हार बनवा लूंगी और अपने मायके जाकर मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरे पति कितने अमीर है। बस हम किसी तरह निशा को इस शादी के लिए राजी कर दे। फिर आगे जो होगा वो हम देख ही लेंगे। आप चिंता मत करो दीदी, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आखिर करोड़पति बनने का इतना अच्छा मौका मिला है, तो ये चांस तो हम बिल्कुल नहीं गवा सकते। अरे क्या कर रही हो तुम? जल्दी से खाने को दे दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है हमें। अरे जी 2 मिनट शांत रहिए, मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपकी भूख ही मिट जाएगी। अरे आखिर ऐसा क्या बताओगी तुम जिससे मेरी भूख मिट जाए? हाँ भाभी, जल्दी बताइए ना, आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ है? ये फोटो देखो, ये लड़का हमने निशा के लिए फाइनल किया है। कैसा है? और ये तो विकलांग है और इसकी एज भी 50 से ज्यादा लग रही है। इतना बूढ़ा आदमी, अरे इससे मैं अपनी बहन की शादी कैसे कराऊं? अरे भैया, आप इसकी उम्र पर मत जाइए, इसकी दौलत पर जाइए। ये तो करोड़ों का मालिक है और बीमार भी है। अगर हमने निशा की शादी इससे करा दी तो कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा। डॉक्टर ने ही ऐसा कहा है और उसकी करोड़ों की संपत्ति हमारे हाथ आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद तुम दोनों ठीक कह रही हो, पर माँ और निशा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर हम ही तैयार हैं तो उन्हें भी तैयार होना ही पड़ेगा। चलो हम अभी जाकर माँ जी से बात करते हैं। फिर वो चारों मिलकर लीलावती के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम सब एक साथ कैसे आ गए? कोई खास बात करनी है क्या? तुम कहती थी ना माँ कि निशा की शादी के लिए कोई लड़का देखना चाहिए, तो मैंने एक लड़का देख लिया है। ये करोड़ों का मालिक है और हमारी निशा के लिए ये बिल्कुल सही है। जरा दिखाओ तो कैसा है लड़का। अरे ये क्या, ये भी कोई लड़का है?
ये तो आदमी है आदमी। इसकी तो आधी उम्र तक बीत चुकी है और ये इसे कैसी हालत में बैठा है। नहीं नहीं, मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कराऊंगी। अरे क्या माँ जी आप भी, इसके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो हमसे दहेज भी नहीं लेंगे, तो हमें ही फायदा होगा ना। और माँ, आपकी राय जानने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो आपको बस फैसला सुना रहे हैं। निशा की शादी इसी के साथ होगी। देख बेटा, तू इस घर में बड़ा है, तो सोच समझ कर ही फैसला करना। और निशा तो तेरी इकलौती बहन है ना, और तू है कि उसकी शादी ऐसे लड़के से कराना चाहता है। देखिए माँ, सुजाता ठीक कह रही है। हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं, और अगर ये रिश्ता हमारे दरवाजे पर आया है तो हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। मैं ये रिश्ता मंजूर करता हूँ, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। मोहन भी तैयार है और कोमल को भी कोई एतराज नहीं है। और माँ जी, हम आपको 2 दिन का वक्त दे रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, फिर उसके बाद मैं लड़के वालों को बुला लूंगी। इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और उनकी बातें निशा भी सुन लेती है और वो रोने लगती है। रो मत बेटी, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उस विकलांग लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। पैसे है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी फूलसी बच्ची को ऐसे किसी भी आदमी के हाथ दे दूं। ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। निशा चुप ही रहती है और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते ही रहते हैं। वही दूसरी तरफ, अरे दीदी, मुझे लगता नहीं कि माँ जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। रुको, आज रात हम निशा को अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर रात के समय जब निशा रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी वहां पर कोमल और सुजाता आती हैं। अरे क्या हुआ भाभी, इतनी रात गए आप दोनों किचन में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या आपको? मुझे बुला लिया होता ना, मैं लेकर आती आपके लिए। देख निशा, सीधा सीधा बोल रही हूं मैं। तुम्हें उस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी, और माँ जी को भी तू ही मनाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमसे मानने से रही, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। नहीं भाभी, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी कैसे कर लूं? आपको हो तो मैं किसी गरीब लड़के से भी शादी कर लूं, पर ऐसे विकलांग आदमी से मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। देख निशा, अगर तूने ना की तो तेरी माँ की खैर नहीं। ना तो हम उसे समय पर खाना देंगे, ना ही दवाई देंगे। दिन रात हम उन्हें टॉर्चर करेंगे। अब भी समय है, सोच लो एक बार। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आखिर वो आपकी सास है। अरे हमारी सास है तो क्या हुआ, वो तुम्हारी माँ भी तो है ना। और अगर तुम्हें ही अपनी माँ की फिक्र नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोमल एकदम सही कह रही है। अगर तुम्हें ही अपनी माँ की कुछ भी नहीं पड़ी, तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ को आप कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस यही तो सुनना चाहते थे हम। अब जा अपनी माँ के पास और बता दे उन्हें कि तू ये रिश्ता करना चाहती है, और ये भी कह दे कि तुझे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी, इसलिए तू अब पैसे वाले आदमी से शादी करना चाहती है। समझी कि नहीं? अरे नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी। नहीं कहेगी तो देख ले कि तेरी माँ के साथ क्या क्या होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी ये बातें सुनकर तो माँ का दिल टूट जाएगा। अपने आप को संभाल कर निशा अपनी माँ के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटी, इतनी रात हो गई है, सोई नहीं क्या तू अभी तक? और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। जब भैया भाभी ने आपसे उस लड़के की बात की, तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी से शादी कर लूं। ये तो क्या कह रही है बेटी, ऐसे विकलांग लड़के से तू शादी कैसे कर सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विकलांग है तो क्या हुआ माँ, वो पैसे वाला तो है ना। और अब मैं ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती।
दिन भर भाभी मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती है। गलती हो जाए तो डांटना कम और मारती ज्यादा है। और अब मैं आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। ये तुझे क्या हो गया है बेटी? पहले तो तूने कभी ऐसी बातें नहीं की, फिर आज अचानक से क्या हो गया? आखिर ये सब तो क्यों कह रही है? बस माँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं उसी आदमी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए अब आप कुछ भी मत कहिए और इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। निशा की ये बातें सुनकर अब लीलावती रोने लगती है। वही निशा चुपचाप खड़ी रहती है। देखा दीदी, जैसे हमने सोचा था वही हुआ। आखिरकार निशा ने बोल ही दिया। हाँ कोमल, हमारा प्लान बिल्कुल सफल रहा। अब तो बस ये शादी का दिन तय हो जाए, फिर उसके बाद तो हमारे मजे ही मजे हैं। फिर बाद में सुजाता सुनैना को कॉल करती है। हेलो सुनैना काकी, निशा रिश्ते के लिए तैयार हो गई है। अब आप शादी का दिन तय कर दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आने वाली पूर्णिमा को ही शादी रखते हैं। लड़के का नाम सुधीर है। तब तक सब हो जाएगा ना? हाँ काकी, सब आराम से हो जाएगा। इतना वक्त काफी है हमारे लिए। इतना कहकर सुजाता फोन रख देती है। क्या कहा काकी जी ने? इस आने वाली पूर्णिमा को शादी है और इसमें बस एक ही हफ्ता बाकी है। चलो, हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी। अरे क्या आप भी दीदी, हम इतना खर्च क्यों करें भला? हमें तो बस शॉर्टकट में शादी करानी है। मंदिर में ले जाकर सादी सिंपल शादी करा देते हैं। उतना ही हमारा खर्चा भी बच जाएगा। हाँ कोमल, ये बात तो तूने एकदम सही कही। देखते ही देखते सप्ताह बीत जाता है और आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। कितना वक्त हो गया है, लेकिन बारात अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं दीदी, शायद रास्ते में ही होगी। तभी एक चमचमाती मर्सिडीज कार आकर रुकती है और अंदर से एक हैंडसम युवक उतरता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो विकलांग लड़का देखकर हाँ कहा था, लेकिन ये तो इतना सुंदर और जवान है। हाँ दीदी, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। ये दूल्हा तो कोई और ही निकला। तभी वहां पर सुनैना आती है। अरे बहू, ये कोई असली दूल्हा नहीं है। ये तो उस विकलांग लड़के का छोटा भाई है। निशा के साथ फेरे तो यही लेगा, पर पत्नी तो वो सिर्फ विकलांग सुधीर की ही कहलाएगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। ये सुनकर निशा का चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, कैसी जिंदगी है मेरी। शादी छोटे भाई से होगी, लेकिन पत्नी मैं बड़े भाई की बनूंगी। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने, तो आज मुझे ये सजा मिल रही है। फिर थोड़ी ही देर में रीति रिवाजों से शादी पूरी हो जाती है और जैसे ही निशा अपने ससुराल में गाड़ी से उतरती है, वो सामने एक बड़ा सा घर देखकर दंग रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो किसी महल से कम नहीं है। सब कुछ कितना सुंदर है। पता नहीं मेरा पति कैसा होगा। मैंने तो सिर्फ फोटो ही देखी थी कि वो एक विकलांग है। तभी वहां पर उसकी सास लता आती है, लेकिन निशा का ध्यान बस दूसरी तरफ ही रहता है। अरे क्या हुआ निशा? जब से हम उतरे हैं, तब से तुम बस अंदर ही देखी जा रही हो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या तुम? हाँ, वो आपका कोई बड़ा भाई है ना, तो उन्हें ही ढूंढ रही थी मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निशा? मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अंदर सिर्फ मेरी माँ, पिताजी और बहन है और कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरा रिश्ता तो विकलांग लड़के से तय हुआ था, फिर ये इतना हैंडसम कैसे निकला? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे कहाँ खो गई बहू? इधर देखो और अपना दाहिना पैर आगे करके घर में प्रवेश करो। कलश गिराकर निशा घर के अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही निशा अपने कमरे में जाने लगती है, तभी उसकी ननंद अर्चना उसका रास्ता रोक लेती है। रुक जाइए भैया भाभी, आप दोनों ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले आप मुझे एक डायमंड सेट दे दो, फिर उसके बाद ही मैं आपको जाने दूंगी। और हाँ भाभी, आप भी मुझे कुछ इनाम में दीजिए, वरना मैं आपको अंदर जाने ही नहीं दूंगी। हे भगवान, ये कैसी ननंद है?
अभी अभी तो आई हूं मैं इस घर में, और ये मेरे साथ किस तरह से बर्ताव कर रही है। अरे मेरी प्यारी बहना, अभी के लिए मान जाओ ना। मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 ही है, तो इसे ही रख ले। फिर बाद में मैं तुझे डायमंड सेट दिला दूंगा। नहीं भैया, मैं इतने पैसों में नहीं मानने वाली। मुझे तो वही सेट चाहिए। और भाभी, आपके पास भी अभी जितने पैसे हैं वो सारे दे दो, तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगी। लेकिन मेरे पास तो बहुत थोड़े ही पैसे हैं। हाँ तो ठीक है ना, जितने भी पैसे हैं वो सारे दे दो। फिर निशा अपने सारे पैसे देती है और अर्चना मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। तुम बुरा मत मानना निशा, मेरी ये छोटी बहन बहुत ही जिद्दी है और तुम्हें इससे बचकर रहना है। अब चलो, अंदर चलते हैं। निशा कमरे में दाखिल होती है और चारों ओर देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, ये तो कितना लग्जरी कमरा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कमरा कभी नहीं देखा। और ये बेड है या किसी राजा का आसन है? आखिर एक बेड इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? पता नहीं मैं कहाँ पर आ गई हूँ। घर में तो मैं किचन में सोया करती थी, और आज देखो, आज मेरा इतना सुंदर रूम है। देखो निशा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे एक काम याद आया। मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर सुधीर कमरे के बाहर चला जाता है और निशा कमरे में अकेली रह जाती है और घबराकर वह खुद से बातें करने लगती है। मुझे अभी सुनैना काकी से बात करनी होगी, क्योंकि ये रिश्ता तो वही लेकर आई थी। फिर निशा सुनैना को फोन लगाती है। काकी जी, ये सब क्या हो रहा है काकी जी? आपने तो कहा था कि मेरी शादी एक विकलांग लड़के से हो रही है, पर ये लड़का तो एकदम हैंडसम और पढ़ा लिखा है, और इसका तो कोई भाई भी नहीं है। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? जानती हूँ बेटी कि मैंने तुमसे झूठ कहा, और तुम्हारी शादी किसी विकलांग से नहीं, बल्कि उसी हैंडसम लड़के से हुई है। और अगर मैंने पहले सच्चाई बता दी होती, तो तुम अपनी माँ को बताती, और तेरी वो भाभिया ये रिश्ता कभी नहीं होने देती। अरे वो चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी शादी किसी सुंदर और अच्छे घर के लड़के से हो, और इसीलिए मैंने ये झूठ बोला, ताकि तेरी जिंदगी सुधर जाए। पर काकी जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इतनी लग्जरी लाइफ और ये बड़ा सा घर, इनका रहन सहन देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पर ढल भी पाऊंगी। पता नहीं इन लोगों का स्वभाव कैसा होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे घर की बहू बनूंगी। अरे ये सब तो तुम्हारा हक ही बेटी। भगवान ने तुझे तेरा अधिकार दे दिया है, इसलिए अब तो खुश रहे। अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी। और हाँ, अपनी भाभियों को बिल्कुल मत बताना कि तेरा पति इतना हैंडसम है, वरना वो दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देगी। अब चल, रखती हूँ मैं फोन, और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सुनैना फोन काट देती है। पता नहीं काकी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती, तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तभी वहां पर सुधीर आ जाता है। अरे क्या हुआ निशा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे जब से तुम इस घर में आई हो, तब से एकदम चुप चुप सी रहती हो, कोई बात भी नहीं करती तुम। दरअसल मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो गांव की एक सीधी सादी लड़की हूँ, और आज यहाँ इतनी बड़े घर की बहू बन गई हूँ। हाँ तो इसमें घबराने की क्या बात है? मेरी माँ की ही इच्छा थी कि मैं किसी गांव की सीधी सादी लड़की से शादी करूं। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन जो सादगी एक गांव की लड़की में होती है, वो किसी में नहीं होती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया, और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। इसीलिए तुम्हें इतना झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी दिल में हो वो खुलकर कह सकती हो। जी, वो मैं बोल रही थी कि लगता है कि तुम्हें अब भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम अपना वक्त ले सकती हो, जान लो समझ लो, फिर हम दोनों साथ में अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपने ठीक कहा। चलो, अब तुम बेड पर सो जाओ। बहुत रात हो गई है ना, थकी भी होगी तुम।
इतना कहकर सुधीर सोफे पर लेट जाता है और निशा बेड की ओर बढ़ती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे निशा बहू, तुम्हें पता है ना कल क्या है? क्या है मम्मी जी? अरे तुम्हारी पहली रसोई है, तो जल्दी उठ जाना, नहा धोकर तैयार रहना, फिर हम सब मिलकर तुम्हारी पहली रसोई करेंगे। जी मम्मी जी, मैं तैयार रहूंगी। अच्छा आप सो जाओ, शादी की भागदौड़ के कारण थक गई होगी ना। इतना कहकर लता चली जाती है और निशा बेड पर बैठी हुई सोच में डूब जाती है। पता नहीं मैं पहली रसोई का क्या करूंगी। अगर देर से उठी तो मम्मी जी मुझ पर नाराज हो जाएगी। पता नहीं मम्मी जी का स्वभाव कैसा होगा। क्या वो भाभी की जैसी होगी? पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर सब ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। भगवान जी, मेरी मदद करना। फिर अगली सुबह निशा घबराते हुए उठ जाती है। सुबह के 3 बज गए हैं। अब मुझे जल्दी से नहा धोकर तैयार होना होगा। फिर रसोई में खाना भी तो बनाना है। आज मेरी पहली रसोई है, तो मम्मी जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। निशा फटाफट बिस्तर से उठकर नहाने चली जाती है। फिर नहाने के बाद वो किचन में चली जाती है और वो वहां पर तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। सब बनाकर रख दिया है, पर मम्मी जी और बाकी घर वाले तो अभी तक उठे भी नहीं हैं। चलो, जब तक सब उठते हैं तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। 3 बजे से लगातार काम ही कर रही हूँ, जिस कारण बहुत थक गई हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई। निशा रसोई से चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुबह के 7 बज गए हैं। अब जाकर बहू को उठा देती हूँ। आज उसकी पहली रसोई है ना, तो सबसे पहले उसका चूल्हा पूजन करवाना होगा। फिर लता पानी पीने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी, अरे ये क्या, इतने सारे पकवान किसने बना दिए? इतना सब बनाने के लिए तो किसी को पूरी रात लग जाए। कहीं ये सब बहू ने तो नहीं बनाया? फिर लता तुरंत निशा के कमरे में चली जाती है। अरे बहू, रसोई में कितने सारे पकवान रखे हुए हैं, वो सब किसने बनाया है? वो सब मैंने ही बनाया है माँ जी। आप ही ने कहा था ना कल कि आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैंने सब कुछ बनाकर रख दिया। अरे निशा बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई थी, कोई युद्ध नहीं। लगता है पूरी रात तुम रसोई में ही थी। जी मम्मी जी, मैं रात के 3 बजे ही उठ गई थी। सोचा अगर दोबारा से सो गई तो वापस उठने में देर हो जाएगी और फिर आप डांटने लगोगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ बना दिया। अरे मेरी भोली वाली बहू, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में कितने सारे नौकर हैं। अरे तुम्हें तो बस चूल्हे की पूजा करनी थी। अगर मीठे में हलवा और सबके लिए चाय बना देती तो भी मुझे चल जाता। ऐसा ही क्या? मुझे नहीं पता था मम्मी जी। चल कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो रामू काका को बोल देना, वो तुम्हारे कमरे में लेकर आएंगे। जी मम्मी जी, लेकिन मुझे ये सब करने की आदत है और ये काम तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ। बेटा, अब आदत बदलनी होगी तुम्हें। मैं घर में बहू लेकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। अगर मुझे काम ही करवाना होता तो मैं और नौकरानी रख लेती ना। और हाँ, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए, तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। जी मम्मी जी, लेकिन मैं कौन से कपड़े पहनूं? देखो बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहन लो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। हे भगवान, मेरे पास तो ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। जाने दो, मम्मी जी ने दी हुई ही साड़ी पहन लेती हूँ, वही सबसे अच्छी है। फिर निशा साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करती है और नीचे हॉल में आ जाती है। ये देखो, ये है मेरी निशा बहू, सुधीर की पत्नी। अरे लता, ये तूने कैसी बहू चुनी है? ये तो कोई गांव की गवार लग रही है। जरा इसकी फैशन सेंस तो देख। अरे आजकल कौन सी लड़की इतनी भारी भरकम साड़ी पहनती है? मुझे तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी गलत जगह कर दी। अरे चुप हो जा, कितनी सुंदर तो लग रही है ये। अब ये तो एक नई दुल्हन है ना, तो वो तो ऐसे ही सजनी संवरनी चाहिए ना।
अरे क्या तुम भी, जरा सुधीर को देखो तुम। इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा और शहर में काम करने वाला लड़का है, और ये तो एकदम सादी सीधी और देहाती लड़की है। मुझे तो ये जोड़ी बिल्कुल नहीं जमी। और इससे अच्छा तो यही होता कि तू अपने बेटी की शादी मेरी बेटी से करा देती। कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी है वो, ऊपर से कितनी सुंदर भी है वो। बस कर दी माँ, तुम्हारी बेटी को भी देखा है मैंने। हर दिन हाफ पैंट पहनकर चार चार लड़कों के साथ बाइक पर घूमती रहती है। अरे ऐसी लड़की को कोई अपनी बहू बनाता है क्या? अरे आजकल तो यही फैशन है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर नहीं होगी, पर हमारे संस्कारों में ये बहुत बड़ी बात है। देख रीमा, शादी कोई मजाक नहीं है, और मैंने अपनी बहू दिल से चुनी है, और वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर तुम्हें पसंद ना भी हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ ही देर में उसकी सहेलियां चली जाती हैं। फिर बाद में, देख बहू, उस रीमा की बातों का बुरा मत मानना। उसे तो बस कुछ भी बोलने की आदत है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। और ये लो, ये मेरी खानदानी अंगूठी है। मेरी सास ने मुझे दी थी, और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। इसे हमेशा संभाल कर रखना। जी मम्मी जी, मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे निशा बहू, आज तुम्हारी पगफेरी की रस्म है, इसीलिए तुम मायके चली जाओ। फिर 2-3 दिनों के बाद सुधीर तुम्हें वापस लेने आ जाएगा। हे भगवान, मैं मायके नहीं जाना चाहती। अगर भाभी को पता चल गया कि मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हुई है, तो पता नहीं वो मेरी माँ के साथ क्या करेगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अरे क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई तू? तुझसे बात कर रही हूँ मैं, तू सुन रही है ना? जी, जी मम्मी जी, सुन रही हूँ मैं। तभी वहां पर सुधीर आता है। अरे सुधीर बेटा, आज बहू को उसके मायके छोड़ देना। हमारे यहाँ पर यही रिवाज है। पर माँ, आज मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। अगर आप कहे तो मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ ना, वो छोड़ाएगा इसे। नहीं बेटा, पहली बार पति ही पत्नी को मायके छोड़ने जाता है, और ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है माँ, चलो निशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। निशा फटाफट तैयार हो जाती है। फिर सुधीर निशा को उसके मायके छोड़ देता है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं निशा, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। जब तुम्हें पिकअप करना होगा तब बोल देना, मैं उस टाइम घर के अंदर आ जाऊंगा। पर अब नहीं, अब मुझे बहुत देर हो रही है, वरना मैं तुम्हारी माँ और भाभीियों से मिलकर जरूर चला जाता। पर अभी के लिए मैं निकलता हूँ। इतना कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ कि आप अंदर नहीं आए, वरना अगर भाभीियों को पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर निशा जैसे ही घर में जाती है, तभी, अरे वाह महारानी, आ गई तुम। जब से वहां पर गई हो तब से हमें तुम भूल ही गई हो। अरे एक कॉल करना भी जरूरी नहीं लगा क्या तुम्हें? लगता है इसे अमीरी की हवा लग गई है। देख निशा, तू कितनी भी अमीर घर की बहू क्यों ना बन जाए, आखिर है तो तू इस घर की नौकरानी ही, समझी कि नहीं? अब जा, मेरे और भाभी के लिए एकदम कड़क चाय बना कर ला, और जल्दी आना। जी भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। निशा अपनी पर्स वही रख देती है, और वो किचन में चाय बनाने जाती है। चलो इसका पर्स देखते हैं, आखिर कितने पैसे लेकर आई है महारानी। शायद कुछ गहने वगैरह भी होंगे। चलो देखते हैं। फिर दोनों पर्स खुलती है, तो उसमें से पैसे निकलते हैं। अरे वाह, इसके पर्स में तो कितने सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। चलो भाभी, इसी पैसों से शॉपिंग करके आते हैं। अरे इतने दिनों बाद इतना पैसा मिला है, तो क्यों ना हम लोग अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और साड़ियाँ खरीद ले। आखिर हमने भी तो शादी के काम में कितनी मेहनत की है, तो थोड़ा इनाम तो हमें मिलना ही चाहिए ना। फिर वो पैसे लेकर सुजाता और कोमल बाजार की तरफ निकल जाती है, और तभी वहां पर निशा चाय लेकर आती है। अरे, ये भाभिया कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, ये चाय माँ को ही दे देती हूँ।
फिर निशा लीलावती के पास चली जाती है। मैं आ गई माँ, ये चाय पी लो और मुझे माफ कर दो। तू मुझसे बात ही मत कर निशा। तूने मेरा दिल तोड़कर ये शादी की है, इसलिए मैं तुझसे अभी तक नाराज हूँ। इस चाय से मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। देखिए माँ, भाभी और भैया तो घर पर नहीं है, तो मैं आपको एक सच्चाई बता देती हूँ। जिससे मेरी शादी हुई है वो कोई विकलांग लड़का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छा खासा लड़का है। और सभी को यही बताया गया कि वो मेरा देवर है। और ये सब काकी की साजिश थी, ताकि भाभी लोग मेरी शादी के लिए तैयार हो जाए। क्या तू सच कह रही है बेटी? तुम्हारा पति सच में एक अच्छा इंसान है? नहीं माँ, वो एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे दिल के भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और जब मैं वहां पर घबराती थी तब वही मुझे समझाते थे। और अब मुझे यहाँ पर वो कार से ही ड्रॉप करके गए हैं, भाभीियों को पता ना चले। इसीलिए मैंने उन्हें अंदर आने की जिद ही नहीं की। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, वरना मैं तो तेरी शादी से बहुत परेशान थी कि तुम्हारी शादी एक अपाइज से हो गई। चलो अच्छी बात है, भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो तो है माँ। चलो अब आप ये चाय पी लो। तभी लीलावती को जोर से खांसी आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आपको कितनी खांसी आ रही है? रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, घर में तो कोई दवाई नहीं है। ये आप क्या कह रही हो माँ? कहाँ पर गई सारी दवाइयाँ? भैया भाभी ने नहीं लाई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी भाभीियों ने सारी दवाई उठाकर फेंक दी। वो कहती है कि अब इन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो, कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। माँ जी ने आते वक्त मुझे कुछ पैसे दिए थे। फिर जब निशा अपना पर्स देखती है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। पर ये क्या, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मेरे सारे पैसे कहाँ खो गए? तुम्हारी लालची भाभीियों ने सारे पैसे निकाल लिए होंगे और गई होगी शॉपिंग करने। तो अब मैं क्या करूँ माँ? आपके लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊं? एक काम करती हूँ, बड़ी भाभी के कबर्ड में पैसे होंगे तो वहीं से ले लेती हूँ। फिर निशा सुजाता के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर वहां से 50 रुपए निकालती है और मेडिकल जाकर वो दवाई लेकर आती है। ये लो माँ, ये दवाई खा लो, इससे आपको ठीक लगेगा। दवाई के कारण लीलावती की खांसी थोड़ी कम हो जाती है। तू सच में बहुत गुनी है बेटी। तुम्हारे आते ही मेरे सारे दुख दूर हो गए। जब से तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, मैं चैन से सो भी नहीं पाई। पर अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब तो मैं आराम से सो पाऊंगी। इसी बीच सुजाता और कोमल शॉपिंग से घर लौटती है। देखो ना कोमल, मेरी ये सैंडल कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ भाभी, और ये देखो मेरी साड़ी, जो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। बहुत ही सुंदर है। सब कुछ कितना अच्छा मिला ना। चलो अब इसे अलमारी में रख देते हैं। सुजाता अपनी खरीदी हुई चीजें लेकर कमरे में जाती है और तभी मेरी अलमारी कैसे खुल गई? किसने खोला होगा इसे? फिर सुजाता गुस्से में बाहर आती है। किसकी हिम्मत हुई मेरी अलमारी खोलने की? दरअसल भाभी, माँ को बहुत खांसी आ रही थी और दवाई के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। आपने ही मेरे सारे पैसे निकाल लिए थे, तो मैंने मजबूर होकर आपकी अलमारी खोली और वहां से बस 50 रुपए ही ले लिए। माँ के लिए दवाई लानी थी ना, इसीलिए। तेरी इतनी हिम्मत! एक दिन में ही इतनी चालाकी सीख ली तूने कि बिना मुझसे पूछे तूने मेरी अलमारी को छुआ। रुक जा, अभी तेरी खाल उधेड़ देती हूं मैं। इसकी जुबान तो देखो, एकदम तेज चलने लगी है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। और इसके हाथ में ये कैसी अंगूठी है जो इतनी चमक रही है? इसे तो मैं ही लूंगी। इतना कहकर कोमल वो अंगूठी छीन लेती है। नहीं भाभी, भगवान के लिए ये अंगूठी मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि ये अंगूठी मुझे मेरी सासू माँ ने दी है और वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन वो दोनों उसकी कुछ भी नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुजाता और कोमल फिर से निशा के साथ क्रूरता से पेश आने लगते हैं।
तू यहाँ पर क्यों आई बेटी? चली जा वापस। ये लोग जल्लाद हैं। अरे ये तो तुझे ढंग से जीने भी नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ। सुधीर जी ने कहा था मुझसे कि वो मुझे लेने आएंगे, तो वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अपना ध्यान रखना बेटी। फिर निशा वहां से चली जाती है और घर में किसी को बिना बताए ही वो वहां से निकल जाती है और वो सुधीर को कॉल करती है। अरे सुधीर जी, कहाँ रह गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप आए क्यों नहीं यहाँ पर? मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम घर के बाहर ही खड़ी रहना। फिर 5 मिनट में सुधीर वहां पहुंच जाता है और निशा उस कार में बैठ जाती है। अरे क्या हुआ निशा? तुम इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सुधीर जी, सब ठीक है। बस तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। फिर घर पहुंचने के बाद, अरे ये क्या? तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आए? और आंखों के नीचे ये काले घेरे क्यों है भला? अरे ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और मुंह के बल गिर गई और ये उसी की चोटें हैं। देखो माँ, अगली बार इसे मायके मत जाने देना। देखा ना इसकी क्या हालत हो गई है। 2 दिन में ही ये कैसी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो बस पैर फिसलने के कारण हुआ है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर निशा अंदर चली जाती है। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रही है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। क्या हुआ निशा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नीचे भी माँ ने तुमसे कुछ पूछा था, लेकिन वहां पर भी तुम कुछ ठीक से नहीं बोल पाई। फिर ऐसे ऊपर चली आई। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए थोड़ी परेशान हूं मैं। बाकी और कोई बात नहीं है। तभी निशा का फोन बजता है। हे भगवान, भाभी का कॉल आ रहा है। मैं तो उन्हें बिना बताए ही चली आई हूँ। शायद इसीलिए कॉल कर रही होंगी। जाने दो, मैं उनसे बाद में बात कर लेती हूँ। कोई अर्जेंट है तो बात कर लो ना। अगर बाहर जाना है तो बाहर जाके बात कर लो। ठीक है, मैं अभी बात करके आती हूँ। ऐसा भी कौन था फोन पर जो ये मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी? अरे तुम में से बिना बताए क्यों चली गई? अब बाकी घर का काम कौन करेगा? और जाते समय तुमने कुछ पैसे भी नहीं दिए। पैसे? मेरे पास पैसे नहीं थे भाभी, और जितने भी थे वो तो आपने ही निकाल लिए ना। और अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। देख निशा, तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। उन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा, इसीलिए जल्दी से 50,000 भेज दे और मैं आज शाम को तेरे भैया को भेज दूंगी। तब तक सारा इंतजाम कर लेना। ये आप क्या कह रही हो भाभी? मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। फिर मैं आपको 50,000 रुपए कहाँ से दूंगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा नाटक मत कर। अब तो तू करोड़ों की मालकिन है ना, तो 50,000 देने में तुझे क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी से पैसे दे दे हमें, नहीं तो देख लेना कि हम तेरे माँ के साथ क्या करते हैं। समझी कि नहीं? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं देखती हूँ। फिर अगली सुबह, अरे क्या हुआ निशा? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप जाइए अपने काम पर। फिर सुधीर वहां से निकल जाता है और निशा अब सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? 50,000 कहाँ से लाऊं? घर में तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और ये तो मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। पता नहीं मैं क्या करूंगी। शायद माँ जी की तिजोरी में होंगे पैसे। अगर मैं चुपके से निकाल लूंगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी वहां पर लता आती है। अरे निशा बहू, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। वहां पर कीर्तन रखा है उसने, तो लौटने में मुझे समय लग सकता है। अगर अर्चना कॉलेज से आ जाए तो उसे नाश्ता दे देना और ध्यान रखना कि वो खाना खाकर समय पर निकल जाए। उसके एक्स्ट्रा के क्लासेस भी है ना, और ये अर्चना तो ठीक से खाना भी नहीं खाती, इसीलिए उसकी मुझे थोड़ी फिक्र रहती है। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए।
लता मुस्कुराकर वहां से निकल जाती है। अब तो मुझे माँ जी की तिजोरी में से पैसे निकालने ही होंगे, क्योंकि माँ जी भी घर पर नहीं होंगी, तो मैं पैसे आराम से निकाल पाऊंगी। फिर निशा लता के कमरे की ओर जाती है और वो तिजोरी खोलती है। चलो, पैसों का इंतजाम तो हो गया। अब बस किसी तरह भैया को दे दो और इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ठीक उसी समय घर के अंदर अर्चना आती है। अरे भाभी, कहाँ पर हो आप? मैं कॉलेज से आ गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो ना। हाँ अर्चना, अभी देती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। वो मुझे एक काम है ना, तो मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। तभी निशा को सुरेश का फोन आता है। क्या हुआ निशा? जल्दी से घर के बाहर आओ, मैं यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भैया, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तेज कदमों से निशा घर के बाहर चली जाती है। तभी खिड़की पर खड़ी अर्चना सब देख लेती है। अरे, ये कौन है जिसे भाभी पैसे दे रही है? शायद कोई अजनबी है। मुझे तो ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन भाभी उसे पैसे क्यों दे रही है? अरे, कितना वक्त लगाया तुमने? चलो, अब जल्दी से पैसे दे दो। देखिए भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, माँ को अच्छे से रखना, उन्हें कुछ मत होने देना। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो निशा, अगर तुम इसी तरह टाइम पर पैसे देती रहोगी, तो मैं माँ का ध्यान भी अच्छे से ही रखूंगा। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वही दूसरी तरफ जब लता तिजोरी खोलती है, तभी अरे, मैंने तो यहीं पर 50,000 रुपए रखे थे, पर अब मुझे वो क्यों नहीं मिल रहे? मैंने तो सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। और मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने वो पैसे यहीं पर रखे थे। तभी वहां पर अर्चना आती है। अरे मम्मी, मैंने खिड़की से भाभी को देखा, वो किसी आदमी को पैसे दे रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा कुछ ठीक से नहीं देख पाई। पर मैंने उन्हें उस आदमी को पैसे देते हुए देखा है। देखो अर्चना बेटा, तुमने जो भी देखा वो मुझे बता दिया, पर ये बात तुम अपने भैया से बिल्कुल मत कहना। तेरे भैया भाभी का रिश्ता खराब करने का काम मत करना। अब तुम्हें भी समझना होगा कि वो इस घर की बहू है, और ऐसी बातें करके इस घर में कलेश पैदा मत करो। ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने तो बस जो देखा वही बोला ना। मैं थोड़ी ना अपने मन का कुछ बता रही हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? मेरी बेटी तो कभी झूठ नहीं बोलती, और बहू जब से मायके से आई है, वो कुछ अलग सी ही लग रही है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, देख सुधीर बेटा, तूने बहू से बात की कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर वो जब से मायके से आई है, कुछ बदली बदली सी लग रही है। हर वक्त वो खोई खोई रहती है, जैसे कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। ठीक है मम्मी, आज रात ही मैं उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर क्या मामला है। निशा अकेली ही बैठी होती है और तभी वहां पर सुधीर आता है। अब मैं क्या करूं? पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। भैया ने पैसे तो ले लिए मुझसे, पर पता नहीं उनका इलाज कराया कि नहीं। और अगर ये बात माँ जी को पता चल गई कि मैंने उनकी तिजोरी से 50,000 रुपए निकाले हैं, तो ना जाने वो क्या सोचेगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ फंस गई मैं? अरे क्या हुआ निशा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जी कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मन ही नहीं लग रहा। हाँ तो इसमें घबराने की क्या बात है? हम दोनों पति पत्नी हैं, और अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी है या फिर कोई दिक्कत है, तो तुम मुझसे खुलकर कह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखो निशा, आज माँ भी मुझसे कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अगर ऐसा कोई राज है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर माँ जी को ऐसा कुछ लग रहा था, तो वो सीधे आकर मुझसे कहती ना। लेकिन मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है निशा, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन जब तुम्हारा मन करे
अब तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, वो भी बिना डर के। इतना कहकर सुधीर सो जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये लोग तो कितने अच्छे हैं और मैं उनके साथ क्या क्या कर रही हूँ। पर मैं और करती भी क्या? मेरी माँ की जान खतरे में थी और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर आधी रात में अचानक से निशा का फोन बजता है। फिर निशा उस फोन को उठाकर जल्दी जल्दी में कमरे के बाहर चली जाती है और तभी सुधीर की नींद खुल जाती है। इसे तो वापस कॉल आया और ये फिर एक बार कमरे के बाहर चली गई। आखिर क्या बात है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई तो ऐसी बात है जो ये हमसे छुपा रही है। देखो निशा, तेरी माँ को अस्पताल ले गए थे हम, पर उसकी एक किडनी डैमेज हो गई है, तो हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा और तुम्हें उसके लिए पूरे 6 लाख रुपए देने होंगे, वो भी कल शाम से पहले, वरना हम तुम्हारी माँ की ट्रांसप्लांट नहीं करा पाएंगे और उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? इतने पैसे मैं कहाँ से ला कर दूं? 6 लाख तो क्या, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी? ठीक है, अगर तू पैसे नहीं ला पाई तो उसका यही मतलब है कि तेरी माँ जिए या मरे, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कल शाम से पहले पैसे यहाँ पर लेकर आना, समझी कि नहीं? इतना कहकर सुजाता फोन रख देती है और उसकी बातें सुनकर निशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। 6 लाख रुपए, आखिर इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूं? माँ जी की तिजोरी में बहुत से पैसे थे, लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी रकम निकालूंगी तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी माँ तो मर ही जाएगी। पता नहीं भाभी मेरे साथ क्या क्या कराएंगे। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? निशा पूरी रात परेशान रहती है और जैसे ही सुबह होती है वो लता के पास चली जाती है। अच्छा हुआ जो तू आ गई बहू। वैसे आज मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। एक की तबीयत ठीक नहीं थी और एक की माँ बीमार थी, तो उसे डॉक्टर के पास जाना था। तो एक काम कर, आज तू ही एक अच्छी सी कड़क चाय बना दे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। निशा रसोई में चली जाती है और तभी सुजाता का कॉल आता है। अरे तूने पैसों का इंतजाम किया या नहीं? आज 2 बजे से पहले पैसे जमा करने हैं। जी भाभी, मैं पैसे लाने की पूरी कोशिश करूंगी। पैसे लेकर ही आना, वरना आज तेरी माँ की अंतिम सांस होगी और उसकी जिम्मेदार तू होगी। निशा फोन पर बोलने में व्यस्त होती है और इसी बीच चाय का पतीला जल जाता है। अरे, ये किचन से कैसी बदबू आ रही है? लगता है कुछ चल रहा है, अभी जाकर देखती हूँ। तभी लता रसोई में चली जाती है। अरे तू ये क्या कर रही थी बहू? पूरा पतीला जला दिया तूने। और तेरे हाथ की अंगूठी कहाँ गई, जो मैंने अपनी खानदानी अंगूठी दी थी? दरअसल माँ जी, नहाते समय वो अंगूठी गिर गई थी, इसलिए मैंने उसे अलमारी में रख दिया। बाद में पहन लूंगी मैं। और माफ करना माँ जी, वो मैं फोन पर बात कर रही थी ना, इसलिए चाय पर ध्यान ही नहीं गया और पूरा पतीला जल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। लेकिन बहू, तू ऐसे किससे बात कर रही थी जो तेरा ध्यान भी नहीं रहा कि तुम्हारी चाय जल रही है? एक दोस्त थी माँ जी, उसी से बात कर रही थी। आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए ना, और मुझे बस 5 मिनट दीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अर्चना ने जो भी कहा उसमें सच्चाई है। कोई तो बात जरूर है जो बहू हमसे छुपा रही है। आज पूरा दिन उस पर नजर रखनी पड़ेगी। लता वहां से चली जाती है और वो एक कमरे में छिप जाती है। अब मैं भी देखती हूँ बहू कि तू घर में क्या क्या करती है। अरे, मम्मी जी तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। अगर मैं अभी पैसे निकाल कर दे दूं तो शायद माँ बच जाएगी, और जब तक सब लोग आएंगे तब मैं आकर कह दूंगी कि शायद घर में कोई चोरी हुई है, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा।
कि तिजोरी में से पैसे मैंने ही निकाले हैं। फिर निशा लता के कमरे में जाकर तिजोरी खोलकर 6 लाख रुपए निकालने लगती है और ये करते हुए उसे लता देख लेती है। इसका मतलब मेरी बेटी सच कह रही थी। पहले 50,000 रुपए गायब हो गए और अब तो ये पूरे 6 लाख रुपए निकाले जा रही है। पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है ये पैसा, लेकिन मैं इसका पता लगा के ही रहूंगी। फिर लता सुधीर को फोन करती है। अरे कहाँ पर हो सुधीर बेटा, जल्दी से आ जाओ, मुझे घर पर कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है मम्मी, बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ। फिर कुछ ही देर में वहां पर सुधीर आ जाता है। अरे क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, बहू अभी अभी 6 लाख रुपए निकाल कर गई है, तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। क्या 6 लाख रुपए? तो फिर आपने उसको रोका क्यों नहीं? नहीं बेटा, आज मुझे पूरी सच्चाई जाननी है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है माँ, चलो। फिर वो दोनों निशा का पीछा करते करते निशा के घर तक पहुंच जाते हैं। और ये क्या भाभी, माँ तो यहाँ खाट पर सोई हुई है, तो आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि माँ अस्पताल में है? आपने मुझसे 50,000 रुपए मंगवाए और अब तो ये 6 लाख रुपए मंगवाए। आखिर आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? अरे अब तो तू मालकिन बन गई है ना, वो भी करोड़ों की मालकिन, तो हमें भी ऐश करनी होगी ना। और मैं तो अब खुद के लिए एक डायमंड सेट बनवाऊंगी और मुझे तेरी माँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इन पैसों में तो हम एक अच्छा सा घर लेंगे। तूने तो हमारी किस्मत बदल दी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए भाभी। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि वो पैसे मैंने निकाले हैं, तो वो लोग तो मुझ पर बहुत अत्याचार करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये पैसे मुझे वापस लौटा दीजिए। अच्छा, तो बहू ये सारे पैसे अपने भाई और भाभी को दे रही थी। पहले तो वो 50,000 रुपए और अब ये 6 लाख रुपए। अरे हमें तो पता भी नहीं था कि इसके भाई भाभी इस पर इतना टॉर्चर करते हैं। देखिए भाभी, वो 50,000 रुपए है, वो आप अपने पास रख सकती हो, पर ये 6 लाख रुपए मुझे वापस ले जाने दो। मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। अरे चुप हो जा, अब ये पैसे तेरे नहीं हैं, मेरे हो गए हैं। तो फिर कम से कम मेरी वह दादी सास वाली अंगूठी तो वापस लौटा दीजिए। माँ जी ने कल ही मुझे उस अंगूठी के बारे में पूछा और मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैंने वो अंगूठी अलमारी में रख दी है। अरे चुप हो जा, तेरी जबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी है। रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ मैं। फिर सुजाता निशा को धक्का मारती है। अरे जल्ला दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। कब तक तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे करते रहोगे? जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, तब से उसे तकलीफ देते आ रही हो, पर अब बहुत हुआ। अरे क्या क्या कराओगी मेरी बेटी से? कितनी बार चोरी करवाओगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देंगे। चुप कीजिए माँ जी, हमें आपकी बकवास नहीं सुननी। हमें तो बस पैसों से मतलब है और इसीलिए हमने उसकी शादी एक बूढ़े और विकलांग आदमी से कराई है, ताकि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए और हम यहाँ पर आराम से रह सके। तभी वहां पर सुधीर और लता आती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू के साथ ऐसा करने की? उसे ऐसे धक्का देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे तुम लोगों ने आज तक जो भी किया बहुत गलत किया है। उसे पैसे चुराने के लिए मजबूर किया तुम लोगों ने, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा और तुम सबको तो मैं जेल में भिजवाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने अपने ही घर में चोरी की, लेकिन मैं और क्या करती, मुझे मजबूर किया गया था। शांत हो जाओ बेटी, तुमने कुछ बुरा नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली गलती तो इन लोगों की है जो तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर माफी ही मांगनी है तो उन्हें मांगनी चाहिए। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये सभी लोग जेल में सड़ेंगे। ऐसा मत कीजिए सुधीर जी, ये मेरे भाई भाभी हैं, थोड़ी दया कीजिए इन पर। हमें माफ कर दीजिए।
हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वैसे ये माफी तो बनती ही है। और थोड़ी शर्म कर लो। तुमने हमारी बहू को इतना टॉर्चर किया, फिर भी ये तुम लोगों को जेल नहीं भिजवाना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा और उस पर आपने दया दिखाई। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सबकी दशा देख चुका हूँ और इसीलिए आज से आप हमारे ही घर में रहोगी, क्योंकि यहाँ पर आपका रहना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी बहू की खुशी में ही मेरी खुशी है और आज के बाद मेरी बहू कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। चलो निशा बेटा और लीलावती बहन जी, आप भी चलिए हमारे साथ। फिर लता और सुधीर निशा और लीलावती को अपने साथ घर लेकर जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से निशा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।